हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवीज़ इन लंदन। और आज हम बात करेंगे कि यूके से और यहाँ लंदन से जो है कैसे शेंगेन वीज़ा अप्लाई किया जाए यूरोप के लिए। ये विज़िट वीज़ा होता है जो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो यूके से किसी भी सिटी से जहाँ पे इनके एप्लीकेशन सेंटर्स हैं, और फिर आपको 90 डेज़ से 180 डेज़ तक का आपको वीज़ा मिलता है जो टूरिस्ट वीज़ा होता है। आप जाके उसमें ट्रैवल कर सकते हो ऑल अराउंड यूरोप। लेकिन कोई कोई कंट्रीज़ जो है वो ब्रैकेट में सिर्फ कुछ कंट्रीज़ मेंशन करती हैं, जैसे फ्रांस हो गया, वो ब्रैकेट में वीज़ा के मेंशन करता है कि आप इन कंट्रीज़ में नहीं जा सकते इस शेंगेन वीज़ा पे। दो वीज़ा यूरोप के लिए होता है, शेंगेन वीज़ा होता है, लेकिन कुछ शेंगेन कंट्रीज़ फिर वो कहते हैं कि आप इनमें नहीं ट्रैवल कर सकते अगर आपने इस पर्टिकुलर कंट्री से वीज़ा लिया है। जैसे फ्रांस हो गया है, कुछ और कंट्रीज़ हो गई, वो मेंशन करती हैं ब्रैकेट में कि आप इस कंट्री में नहीं जा सकते इस वीज़ा पे, आपको फिर उस कंट्री के लिए अलग से वीज़ा लेना होगा। तो ये कुछ पॉलिसीज़ होती हैं हर कंट्रीज़ की अपनी अपनी। लेकिन मैं अभी बात करूँगा बेसिक जो है यूरोपियन वीज़ा, वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो यूके से। जैसे लास्ट टाइम मैंने वीज़ा लिया था वो मैंने लिया था स्पेन का, और स्पेन ने मुझे जो है 6 मंथ्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा दिया था। मैंने अप्लाई किया था सिंगल एंट्री वीज़ा, और मैंने अप्लाई किया था सिर्फ 1 मंथ के लिए। लेकिन आई थिंक डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर पे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पे, आपके पासपोर्ट पे। तो उन्होंने मुझे 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा दिया था, तो उस पर फिर मैंने 2 बार ट्रैवल किया और मैंने 4 कंट्रीज़ उस पर एक्सप्लोर की। नेदरलैंड्स 1 साल का भी देता है वीज़ा, डिपेंड करता है आपके पासपोर्ट पे, आपके पहले कौन से वीज़ाज़ लगे हुए हैं और आपकी क्या रिकॉर्ड है वीज़ाज़ का। अगर हम बात करें यूरोपियन वीज़ा के लिए, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हर वीज़ा की सेम होती है। जैसे आपको पहले पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। आप चाहे स्पेन से अप्लाई कर रहे हो, फ्रांस से कर रहे हो, नेदरलैंड्स के लिए कर रहे हो, जर्मनी के लिए कर रहे हो, बेसिक आपको जो है अपना फॉर्म जाके फिल करना होता है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपसे वहीं पे ही पूछता है कि आप कहाँ स्टे करने वाले हो, तो आपको वो लिंक या एड्रेस डालना होता है होटल वगैरह का, जो भी आपने की है रिज़र्वेशन। तो रिज़र्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ़्लाइट की डिटेल्स आपसे मोस्टली नहीं पूछी जाती हैं एप्लीकेशन में, लेकिन आपसे अकोमोडेशन की डिटेल्स पूछी जाती हैं कि आप कहाँ स्टे करने वाले हो, तो आपको वो बताना पड़ता है। आप booking.com से कर लो बुकिंग, फ्री कैंसिलेशन, या आप एयरबीएनबी से अपनी फ़ाइनल बुकिंग कर लो। यहाँ उस पर 20% होती है डिडक्शन जिस बुकिंग पे, वो वाली आप कर लो अगर आपको बाद में कैंसिल करनी है। यहाँ आपकी चेंज ऑफ प्लान्स होते हैं, वो डिपेंड करता है यहाँ पे। एयरबीएनबी, बुकिंग.com, हॉस्टल वर्ल्ड, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा आप अपना जो है प्रूफ ऑफ फंडिंग डालते हो। आप कहते हो कि आप जो है एक्सपेंसेस कैसे बेयर करोगे, तो आप कहोगे मेरे बैंक अकाउंट से। आप वो अपना बैंक अकाउंट का नाम डालते हो, और जब एप्लीकेशन की बायोमेट्रिक्स की बारी आती है तो आप सारी स्टेटमेंट्स, होटल रिजर्वेशन, फ़्लाइट्स वगैरह आप सबमिट करते हैं। तो ये उसमें आप ये भी बताते हो कि आप रेजिडेंट हो या नहीं हो यूके के। अगर आप यूके के रेजिडेंट हो तो आपको अपना बीआरपी नंबर उसमें ऐड करना होता है। और फिर आप ये भी बताते हो आपका यहाँ का जो वीज़ा है वो कब एक्सपायर हो रहा है। आप ये भी बताते हो कि आप यहाँ पे फुल टाइम वर्क कर रहे हो, वर्क वीज़ा पे हो, या आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो। ये भी आपको उनको मेंशन करना पड़ता है। अगर आप वर्क वीज़ा पे हो तो आपको अपने एम्प्लॉयर से परमिशन लेनी होती है, एनओसी लेनी होती है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से जो है वो एनओसी लेनी होती है कि उनको कोई इशू नहीं है, आप ट्रैवल कर रहे हो अपनी हॉलीडेज़ के लिए, क्रिसमस के लिए। काफ़ी क्वेश्चंस आती हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था, वो मैंने ईस्टर के लिए अप्लाई किया था, ईस्टर हॉलीडेज़ थी, तो यूनिवर्सिटी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो हॉलीडेज़ आ रही हैं, तो उन्होंने मुझे एनओसी प्रोवाइड कर दी थी। तो इस तरह से आप सारा फॉर्म फिल करते हो। उसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स उसकी जो है वैलिडिटी होनी चाहिए रिमेनिंग, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लेनी होती है, वो आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से, अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी से, कहीं और से भी आप ले सकते हो। डिपेंड करता है आपको कहाँ से लेनी है वो इंश्योरेंस, लेकिन वो मस्ट है। वो 30,000 यूरोज़ तक की जो है वो होती है। इसमें आपको पे करने होते हैं 30 to 50 पाउंड्स जो है उसमें। जैसे लास्ट टाइम मैंने अपनी करवाई थी इंश्योरेंस, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव करवाई थी, उसमें गैजेट्स, मेरा लगेज, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। तो लेकिन डिपेंड करता है, आप अब अगर गैजेट्स के भी ले सकते हो, सिर्फ अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो उसमें, कि खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार हो जाओ या कुछ हो जाए तो उसमें वो कवर हो जाए। उसमें कोविड आई थिंक कवर नहीं होता, कोविड के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ वेरी कंपलसरी, आपको ऐड करनी होती है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। उसके अलावा आपको अपनी फ़्लाइट्स की जो है बुकिंग शो करनी होती है। वो डिपेंड करता है, फ़ाइनल बुकिंग कर लो अपनी, या आप सिर्फ रिज़र्व कर लो अपने लिए सीट फ़्लाइट में, लेकिन आपको वो कंफर्मेशन दिखानी होती है बुकिंग कोड के साथ, जो है आपको शो करना होता है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भी आपको दिखाना होता है। जैसे मैंने बात की, आप एप्लीकेशन में लिखते हो आप कहाँ स्टे करने वाले हो,
अगर आप 2 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हो तो फॉर सपोज़ आप स्पेन जा रहे हो लेकिन आप फिर नेदरलैंड्स भी जा रहे हो, नेदरलैंड्स भी आपको एक्सप्लोर करना है, तो आप स्पेन की भी अकोमोडेशन दिखाओगे, नेदरलैंड्स की भी अकोमोडेशन दिखाओगे। फिर आपको जो फ़्लाइट्स हैं वो एंट्री और एग्ज़िट की दिखानी होंगी। तो ये बड़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मीन्स जो है आपका जो आपकी फंडिंग है, जो आपकी मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं, उसका भी आपको प्रूफ दिखाना होता है। वो डिपेंड करता है कि किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप। जैसे मिनिमम जो है स्पेन के लिए है 760 पाउंड्स, फ्रांस के लिए भी आई थिंक कोई 900 पाउंड्स है। तो हर कंट्री आपको बताती है कि आपको कितने पैसे शो करने हैं। उसके अलावा एक कवर लेटर इज़ नॉट मैंडेटरी, इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, मतलब क्योंकि कहते नहीं है एम्बेसी वाले, लेकिन इफ़ यू पुट इट्स वेरी यूज़फुल। आप अपना कवर लेटर लिखो, आप अपना इंटेंशन बताओ कि आप क्यों जा रहे हो उस कंट्री में, हॉलीडेज़ हैं, कोई इवेंट है, जो भी है आप बता दो। उसमें आप बताओ कि आप कहाँ कहाँ विज़िट करने वाले हो। जैसे मैंने कवर लेटर लिखा था स्पेन के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं था लिखने के लिए, बट आई रोट इट बिकॉज मैंने अपना प्लान बताया कि मैं स्पेन जाने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं फ्रांस जाने वाला हूँ, यहाँ यहाँ मेरा स्टे होगा, यहाँ यहाँ मेरा विज़िट होगा, और मुझे NOC भी मिल चुकी है यूनिवर्सिटी से, तो उनको भी कोई इशू नहीं। तो सारा मैंने अपना, क्योंकि आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, आप इंटरव्यू तो उनके होते नहीं है मोस्टली जो है। तो कवर लेटर इज़ मीन्स ऑफ योर कम्युनिकेशन। आप उनसे कम्युनिकेट करके बता रहे हो कि आपके इंटेंशंस क्या हैं। तो ये बड़ा यूज़फुल होता है। जब भी मैंने जो है अप्लाई किया है वीज़ा, मैंने कवर लेटर ज़रूरी लिखे हैं। उसके अलावा आपको VIP अपना चाहिए होता है, जो आपका यहाँ पे रेजिडेंस परमिट है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपका बेसिकली यहाँ पे वीज़ा है, यहाँ आपका जो रेजिडेंस का जो है प्रूफ है, तो आपको दिखाना होता है। उसके अलावा फ़ी पेमेंट आपको दिखानी होती है। फ़ी पेमेंट आप ऑनलाइन करते हो किसी एम्बेसी के लिए, या जब आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हो आप वहाँ पे पेमेंट करते हो। जैसे डिपेंड करता है, 70 to 90 पाउंड्स के दरमियान हर कंट्री की फ़ीस होती है, वो आप पे करते हो। उसके बाद जो है बायोमेट्रिक्स आपको लेने होते हैं। बायोमेट्रिक्स की आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। यहाँ पे VFS ग्लोबल है, BLS स्पेन है, स्पेन के लिए और भी डिफरेंट हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो आपसे फिर बायोमेट्रिक्स के लिए आपको बुकिंग देते हैं और आप जाके वहाँ पे बायोमेट्रिक्स देते हो। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है बायोमेट्रिक्स के लिए, लेकिन आप कोशिश करते रहो। हर मंथ के स्टार्टिंग में अगर आप ट्राई करना शुरू करो तो नए स्लॉट्स ओपन हो जाते हैं, आपको वो मिल सकती है बायोमेट्रिक्स की जो अपॉइंटमेंट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म तो ईजी फिल करना है, एवरीथिंग इज़ वेरी ईजी, जस्ट जो इशू होता है आपको वो बायोमेट्रिक्स का होता है। अब मोस्टली कंट्रीज़ कहती हैं कि आपको 15 दिन पहले एटलीस्ट, जब आपको विज़िट करना है उससे पहले आप अपना वीज़ा अप्लाई कर दो। तो एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट कि आप 1 मंथ का गैप रखो, 1 मंथ पहले आप अप्लाई करो, ताकि अगर टाइम भी लगे तो आपका वीज़ा टाइम पे मिल जाए। उसके अलावा जिस डेट पे आपको ट्रैवल करना है वो डेट आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको 5 दिसंबर को ट्रैवल करना है, अगर आपका वीज़ा मिलता भी है तो वो 5 दिसंबर से ही स्टार्ट होगा, मतलब आप 5 दिसंबर के बाद ही जा सकते हो, उससे पहले नहीं जा सकते। तो अगर आपका चेंज ऑफ प्लान हो गया, आपको अपना नवंबर में जाना है, तो आप नहीं ट्रैवल कर सकते। तो आपकी जो जाने की डेट है वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वीज़ा आपका उसी डेट से स्टार्ट होता है। जो डेट मैंने मेंशन की थी, मुझे मेरा वीज़ा भी उसी डेट से स्टार्ट हो रहा था, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंट्री पे डिपेंड करता है, ड्यूरेशन जो है 6 मंथ्स भी मिल जाता है, नेदरलैंड्स 1 साल का भी देता है, डिपेंड करता है आपकी हिस्ट्री पे। और आप वहीं से अप्लाई करो जो आपकी प्राइमरी डेस्टिनेशन है। फॉर सपोज़ आपको जाना है जर्मनी, तो आप जर्मनी से अप्लाई करो वीज़ा, आप जर्मनी एंटर करो। उसके अलावा आप जो भी कंट्रीज़ आपको एक्सप्लोर करनी हो आप करो। एग्ज़िट आप फिर कहीं से भी ले सकते हो, एग्ज़िट आप जाके फिर इटली से भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी प्राइमरी डेस्टिनेशन है उसमें आपका स्टे भी ज़्यादा होना चाहिए। जो आप अपनी आइटनरी दिखाओगे उसमें आपका स्टे भी प्राइमरी डेस्टिनेशन में ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आपको जर्मनी में अगर 5 दिन का स्टे है तो इटली में सिर्फ 3 दिन का होना चाहिए। तो जो भी आपकी प्राइमरी डेस्टिनेशन है उसमें स्टे ज़्यादा हो, उस कंट्री में स्टे ज़्यादा हो। ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आपको कितनी ड्यूरेशन का मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आई विल आंसर।